great King Ashoka, we have completed in the previous lectures, previous story. We have discussed why Ashoka was great. We have discussed why greatness came into India only in the period of two kings, Akbar and Ashoka. So today we will discuss post-Maurya period, the story of post-Maurya period. Post-Maurya period, the best feature, the two important best feature we can say. One is foreign invasion and second is foreign trade. We have discussed why empire decline. Incapable king is the main cause of the declination of empire. Incapability. Overall, we have discussed the contribution of Ashoka, the great king Ashoka. पोस्ट मौर्य पीरियड के लिए एक स्टोरी मैंने सुनाई थी 22 साल की लड़की की। लड़की के फीचर थे, लड़की खूबसूरत थी, लड़की धनवान थी और लड़की का पिता मर चुका था। जो स्थिति इस लड़की की है वही स्थिति इस समय आफ्टर पोस्ट मौर्य पीरियड भारत की है। तो वही 22 साल की इस लड़की के ऊपर विदेशी शक्तियां आक्रमण करने को तैयार खड़ी, फॉरेन इन्वेजन। यही विदेशी आक्रमण भारत की स्टोरी लिखेगा। फॉरेन इन्वेजन कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, सडनली किसी का मूड बन गया और भारत पर अटैक कर दिया, लगती है ऐसी। ना ही प्रोवोकेशन होता है कि साहब आ जाओ अटैक कर लो, ये भी लगता है ऐसा। फॉरेन इन्वेजन इज द डिमांड ऑफ टाइम, इज द डिमांड ऑफ कंडीशन। कंडीशन इज क्रिएटेड बाय background of the empire, background of the kingdom, background of the particular country or nation. फॉरेन इन्वेजन कोई आकस्मिक घटना नहीं होती, कभी भी नहीं। और इस बात के हमारे पास में एविडेंस है, पूरे साक्ष्य हैं, कहां कहां फॉरेन इन्वेजन भारत में होता है, कब कब और किन हालातों में। एक बड़ी शक्ति जैसे ही बनेगी, इस चीज को पहले समझिए। ये चीज अगर आपके समझ नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। Prosperity cannot exist without weakness, with weakness. समृद्धि कभी कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। अब मैं कोहिनूर हीरे को अपने साइकिल के क्रेट में दबा के लेके जा रहा हूं, तो फिर मेरा क्या होगा वो आप सब समझते हैं। प्रोस्पेरिटी है, आई हैव अ कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड, बट वीकनेस है, साइकिल है। एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का डिब्बा मेरा साइकिल पे जा रहा है, ना तो मैं उस डिब्बे को ही प्रिजर्व कर पाऊंगा और ना ही अपने आप को। दैट्स मीन्स प्रोस्पेरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट
विद वीकनेस। कमजोरी के साथ कभी समृद्धि नहीं रहती है। अभी क्या है, मौर्यन एम्पायर में समृद्धि है, पैसा ही पैसा है, इकोनॉमी है, बट राजा कैसे हैं? इनकैपेबल, अयोग्य, कमजोर। तो साइकिल छीन लेंगे उनकी, भगा देंगे उसको। ऐसा अक्सर होगा, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम कमजोर होते हैं तो प्रोस्पेरिटी रखी रह जाती है। इसीलिए टू प्रोटेक्ट योर इकोनॉमी, टू प्रोटेक्ट योर प्रोस्पेरिटी, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रोंग, वेरी पावरफुल। पावर इज टोटली डिफरेंट थिंग। पावर इज अथॉरिटी राइट नाउडेज। पावर कैन नॉट जज बाय द प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमी। पावर और इकोनॉमी में कौन बड़ा है? पावर। इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी तो पावर ही प्रिजर्व करती है। पावर है तो इकोनॉमी है, पावर नहीं तो इकोनॉमी नहीं, और हो भी तब भी चली जाएगी। समझ गए? तो मौर्यन एम्पायर इज अ पावरफुल एंड prosperous empire of India, ancient India. But this empire lost its king. What was the name of the king? Great king Ashoka. After Ashoka, there is a very huge list of kings, but they were all are incapable, ineligible, weak. So we cannot protect prosperity. That's why foreign invasion came into India. That's why. और ऐसा बार बार होता रहेगा, बार बार फॉरेन इन्वेजन होगा, इन्हीं हालातों पर होगा। ये बैकग्राउंड है फॉरेन इन्वेजन में आज भी। तो फॉरेन इन्वेजन पहली बार हुआ आफ्टर मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्य पीरियड पूरा का पूरा फॉरेन इन्वेजन का है। ठीक। फिर भारत में सबसे मजबूत एम्पायर आएगा फिर दोबारा, कौन सा? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर प्रोस्पेरिटी गेन करेगा, और प्रोस्पेरिटी गेन करने के बाद में फिर से वो अपनी इनकैपेबल राजाओं की लिस्ट बना देगा, फिर से वीक हो जाएगा। तो वीकनेस विद प्रोस्पेरिटी इज वेरी डिफरेंट फिनोमिना। जब भी ये हालात बनेंगे आपके जीवन में भी, आपकी लाइफ में भी, जब भी ये हालात बनेंगे, व्हेन यू आर वीक एंड यू आर वेरी प्रोस्पेरस, योर प्रोस्पेरिटी विल लूज। समझ गए? तो इंडिया में जब मौर्यन एम्पायर होता है तब भी फॉरेन इन्वेजन होगा। ठीक है। अगर हम गुप्ता की बात करते हैं, गुप्ता पीरियड भी जो है एक तरीके का एम्पायर था। तो गुप्ताओं के बाद में होता है फॉरेन इन्वेजन हुनों का। किनका? हुनाद जिसे कहा गया है आपके उसमें। उसके बाद में राजपूत आएंगे। फिर किसका फॉरेन इन्वेजन होगा? इस्लाम का। ठीक है। टर्क्स जिसे कहा गया, क्या? टर्क्स, उनका इन्वेजन होगा। समझ रहे हैं? फॉरेन इन्वेजन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। प्रोस्पेरिटी विद वीकनेस। समृद्धि तो है मगर क्या होगी? वीकनेस। किसी व्यक्ति को जो लूटा जाता है वो उसी को लूटा जाता है जो लूटने के काबिल होता है। किसी गरीब आदमी को लूट के क्या क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं। इसलिए अमीर आदमी को लूटा जाएगा, लेकिन अमीर आदमी उस कंडीशन को क्या नहीं कर सकता? हैंडल नहीं कर सकता, तो वो वीक है। इस वजह से वो क्या होगा? लूटेगा।
भारत भी बिल्कुल इन्हीं कंडीशन में जब जब पहुंचेगा तब तक इसके साथ में ऐसे हालात होंगे, आज तक चल रहे हैं, मैं आपको बताता रहा हूं। तो राजपूत पीरियड के बाद में फॉरेन इन्वेजन होगा टर्क्स का, और फिर दिल्ली सल्तनत होगी, और दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल्स का, मंगोल जिन्हें कहते हैं, उनका इन्वेजन होगा। और मंगोलों का मैंने अभी बता ही दिया आपको, मंगोलों के टाइम पर फॉरेन इन्वेजन होता नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का, अफगानी और पर्शियन किंग्स, फॉरेन इन्वेजन। और फिर मुगल एम्पायर के बाद में लास्ट फॉरेन इन्वेजन हमारे देश में रहा किसका? ब्रिटिश, द जेंटलमैन। आज भी ऐसी सिचुएशन है जैसे ही इंडिया इज अ वेरी वेल्थी कंट्री, आपको पता होना चाहिए, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम है, तो इंडिया इज वेरी प्रोस्पेरस कंट्री। अब आपको समझ में आ जाएगा सारा काम। इंडिया इज वेरी प्रोस्पेरस कंट्री, बट इंडिया इज पावरफुल कंट्री or not? This is totally different questions. इंडिया पावरफुल है या नहीं है? तो प्रोस्पेरिटी को हम तब प्रिजर्व कर पाएंगे जब इंडिया क्या होगा? पावरफुल होगा, वरना फॉरेन इन्वेजन होगा इंडिया में। अब भी समझ गए? टेररिज्म इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, आतंकवाद इंडिया में, समझ रहे हैं? इस्लाम का झंडा इंडिया में फहराना है, अफ्रीकन कंट्री में क्यों नहीं फैलाना चाहता इस्लाम अपना झंडा? आइसिस युगांडा जाए, चाड जाए, सूडान जाए, समझ गए? कंडीशन समझ रहे हैं आप? हालातों को समझिए। प्रोस्पेरिटी है इंडिया में, क्या है? ठीक है। भारत की जन्नत किसे कहा जाता है? कश्मीर जन्नत, स्वर्ग है वो, प्रोस्पेरिटी है। युगांडा में क्या मिलेगा? सहारा डेजर्ट। इसीलिए आईसिस अपने मैप में किसे दिखाएगा? कश्मीर को दिखाएगा, युगांडा को थोड़े ना दिखाएगा। समझिए, कोर सेक्शन समझिए, कोर प्रोस्पेरिटी है, इसी वजह से इन्वेजन होगा, और वीकनेस है, इस वजह से इन्वेजन होगा। इजराइल पावरफुल कंट्री, पावरफुल। नॉर्थ कोरिया पावरफुल कंट्री, प्रोस्पेरिटी का नहीं पता, बट नॉर्थ कोरिया ये पावरफुल कंट्री, बिगड़ैल पावर है वो। तो पावर एक बहुत अलग चीज है, प्रोस्पेरिटी एक बहुत अलग चीज है, इकोनॉमी एक बहुत अलग चीज है। यूएसएसआर 1991 से पहले इंडिया में जो है हमारी पावर को प्रोटेक्ट करने में एक अहम भूमिका प्ले करता था। तो जब वो अहम भूमिका प्ले करता था तो हमने अपने जो कंट्री में यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रिजर्व भी किया, उसके बदले में समाजवाद अपनाया, इमरजेंसी तक लगा दी हमने, डेमोक्रेसी को कमजोर किया। किसको? लोकतंत्र को। हर चीज को पब्लिसाइज किया, जितनी भी प्राइवेट चीजें थी उनको पब्लिसाइज किया था, नहीं किया था? नेशनलाइज किया था। तो एक तरफ क्यों किया था? क्योंकि हम यूएसएसआर की छत्र छाया में थे। 1991 के बाद में
हमने अपनी पावर को प्रिजर्व करवाया किससे? यूएसए। यूएसए से। तो यूएसए ने उसके बदले में हमें क्या दिया, या हमें क्या करना पड़ा? एलपीजी मॉडल। हमें पिज्जा खाना पड़ा, हमें कोक पीनी पड़ी, बियर पीनी पड़ी, लेवाइस की जींस पहननी पड़ी, मैगडी में पार्टी देनी पड़ी। ये सब कुछ करना पड़ा नहीं पड़ा? छोटी छोटी दुकानें, खुदरा की जो दुकानें हैं वो बंद करके मॉल्स खोलने पड़े। जो डोमेस्टिक मार्केट था इंडिया का खत्म करके बेब जैसे बड़े मॉल खोलने पड़े। ये किया हमने। प्रोस्पेरिटी इज वेरी डिफरेंट थिंग। इंडिया इज वेरी प्रोस्पेरस कंट्री फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, बट इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री और नॉट? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पावरफुल कंट्री या पावरफुल सिचुएशन ऐसी नहीं होती अभी है कल को नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी है तो फिर हमेशा रहेगी। पावर तो मेंटेनेंस का काम है। किसका काम है? इसीलिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था आपका फॉरेन इन्वेजन का, इसका आंसर दिया आपको मैंने। 3 क्वेश्चनों का आंसर दिया मैंने आपको। पहली बात तो ये बताई कि भाई कोई भी प्लंडर होता है या कोई भी इन्वेजन होता है भारत में या किसी भी जगह पर, वो कोई सडन क्या नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, इंसिडेंट नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा कंडीशन होता है, स्थिति होती है कि अरे उन्होंने चित्र लिख वो लेटर लिखा और अहमद साहब दाली आ गया, उन्होंने लेटर लिखा और होना आ गए तो चले जाओ। ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा कोई, आ जाएगा कोई। कंडीशन होंगी उनकी, समझे? कब कब हुआ इंडिया में फॉरेन इन्वेजन ये बता दिया मैंने आपको। जब जब ऐसे हालात हुए तब तब फॉरेन इन्वेजन हुआ, और जब जब ऐसे हालात होंगे तब तब फॉरेन इन्वेजन होगा। समझ रहे हैं? कोई ऐसी चीज नहीं है खत्म हो गई, फॉरेन इन्वेजन अभी भी होता है। टेररिस्ट इज अ फॉरेन इन्वेजन राइट नाउ। The Galwan issue was also the part of the foreign invasion. Siachen issue is also a foreign invasion. मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के बाद में फॉरेन इन्वेजन क्यों होगा, समझ गए? क्यों होगा? जैसे ही प्रोस्पेरिटी के साथ वीकनेस आएगी फॉरेन इन्वेजन हो जाएगा, लूटने वाले आ जाएंगे। देखिए, तो हमने अभी तक बताया आपको ऋग्वेदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी वो कबीलाई थी, ट्राइबल थी। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी बनी कैसी? स्टेट, राज्य, जनपद जिसे कहा गया। किस पर बेस्ड थी? लोहे पर, आयरन पर। ठीक। इसके बाद में लेटर वैदिक के बाद में आता है 6th सेंचुरी बीसी। उसमें ये जनपद किस में कन्वर्ट हो गए? महाजनपद में, महाराज्य में। और फिर महाजनपद से 6th सेंचुरी बीसी से हमने मौर्य पीरियड पढ़ा, और मौर्य पीरियड में इन महाजनपदों ने रूप ले लिया साम्राज्य का, एम्पायर का। समझ गए? इस तरह से हमारी कहानी यहां तक कंप्लीट हुई। अब सीधे आते हैं फॉरेन इन्वेजन पर। देखिए, पोस्ट मौर्य पीरियड
ए बेस्ट फीचर ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड इज इंपॉर्टेंट, बेस्ट नहीं, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड इज फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन। सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ इंडो ग्रीक्स का, हिंदी में इसको हिंद यमन कहते हैं। ग्रीक मतलब यमन, इंडो मतलब हिंद, हिंद यमन। तो इंडो ग्रीक में सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो था, ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा थे, जिसमें पहला था दमास्कस। दमास्कस जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक था। उसको सेंड्रोनम, सेंड्रोनम नाम की उपाधि दी गई थी, सेंड्रोनम कहा गया है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है जिनका जिक्र मैंने आपको करके बताया था अभी, मिलिंद पनो के टाइम पर, ठीक है, मिनांडर, मिनांडर नाम है इनका, मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा गया है। मिनांडर के बारे में मुझे बताना था, उसकी स्टोरी भी बतानी थी। मिनांडर ने बौद्ध रिलीजन अपनाया था। पहला क्वेश्चन जो उठना चाहिए, वाई, ठीक है, एक इंडो ग्रीक राजा को हिंदुस्तान के धर्म को अपनाने की क्या जरूरत पड़ गई? सही, इस बारे में बात करेंगे हम। मिलिंद पनो जो किताब है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने, क्या है इसमें, नागसेन और मिलिंद का एक डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन आंसरिंग उसमें दे रखी है। देखिए, रिलीजन कन्वर्ट होता है दो रीजन से। किससे? ठीक, उसमें सबसे पहला कारण है कि जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं वो धर्म आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा है, दिल और दिमाग पर नहीं उतर रहा वो रिलीजन। सब रिलीजन है एक जैसे, लेकिन हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति, टेंडेंसी के हिसाब से हमें रिलीजन को क्या करना होता है, जो हमारी टेंडेंसी होती है हम उसी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। तो पहला कारण जो रिलीजन बदला जाता है उसका वो यही है कि हमें जो है, जिस धर्म पर हम चल रहे हैं वो धर्म समझ में ना आए, दूसरे का आ जाए, सामने वाला आ जाए, एकदम से आ जाए, तो रिलीजन बदलने के लिए हम क्या हो जाते हैं, ठीक है, तत्पर हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो रिलीजन को चेंज करने का होता है, वो होता है फॉर्मूला। आपको किसी दूसरे ग्रंथ में, दूसरे धर्म में फॉर्मूला मिल जाए, सिद्धांत मिल जाए, जिस मार्ग पे आप चल रहे थे वो मार्ग में आपको रास्ता नहीं मिला, लेकिन दूसरे रास्ते में आपको क्या मिल जाए, वो फॉर्मूला प्राप्त हो जाए, तो व्यक्ति रिलीजन को जो है छोड़ने में तैयार हो जाता है उसको। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है,
जो व्यक्ति रिलीजन फॉलो करता है और चेंज करता है, उसको कहीं ना कहीं जो मेटाफिजिक्स ऑफ द रिलीजन है वो क्या नहीं होती है, पता नहीं होती। गुरु नानक मक्का गए थे। कहाँ? मक्का। बहुत सारी आयतें जो है अलबरूनी की ली गई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, बहुत सारी क्या, बहुत ज़्यादा ली गई। बहुत रैशनल रिलीजन है सिख धर्म बौद्ध के बाद में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ये मेटाफिजिक्स वाली बात करते थे जितने भी संत थे वो भी। तो उन्होंने जो है बताया गुरु रिलीजन को कन्वर्ट करने के लिए, बोले कि रिलीजन को कन्वर्ट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने हज की यात्रा की थी एक सिख होते हुए भी। तभी आपको पता चलेगा इस्लाम में बड़ा सम्मान दिया जाता है गुरु गोविंद को, गुरु नानक देव को, ठीक है। करतारपुर साहिब देखिए आप, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे। दूसरा, मिलिंद पनो का पूरा स्टोरी मैंने आपको बता दिया है। इंडो ग्रीक्स आए। क्वेश्चन है क्यों बदलना पड़ा रिलीजन? रीजन है एक्सेप्टेंस बाय द पीपल्स। जब आप किंग हैं और किसी दूसरे देश से आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, तो वहां की जो आम जनता है आपको स्वीकार नहीं करती है। समझ रहे हैं? जब तक आप कनेक्शन ना जोड़ें, आगे चल के बलबन के बारे में बताएंगे। तो बलबन जब राजा बना, राजा को हटाकर, तो बलबन ने जो है पूरी जनता के सामने ये कहा कि भाई ऐसा है, मैं कोई सेनापति वैनापति नहीं हूँ, मेरी जो पीढ़ियां हैं उससे पीढ़ियों से पीढ़ी जो टाइम था वो राजाई थे। मैं हूँ वंशज अफरासियाज का। किसका? अफरासियाज का वंशज हूँ। पूरी दुनिया को पता चल गया कि हाँ भाई बलबन वो है। बाद में, बहुत बाद में पता चला कि अफरासियाज तो एक किरदार है एक किताब का, वो तो एक इमेजिनरी किरदार था जिसे किसने कनेक्ट कर दिया? बलबन ने कनेक्ट कर दिया था। क्यों किया? ताकि लोग उसे स्वीकार कर लें। समझ गए? ये होता है रिलीजन कन्वर्ट करने का मेन रीजन, मिलिंद पनो के थ्रू, मिनांडर का, ताकि यहां की जनता उन्हें स्वीकार कर ले। बताया था कि रिलीजन जो आम जनता का है वही रिलीजन अगर राजा का है तो जनता उसे बड़े आराम से स्वीकार कर लेती है। विक्की मजरा। दूसरे जो विदेशी शासक भारत में आए उनका नाम था पार्थियंस। और पार्थियंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग रहे हैं, ठीक है, उनका नाम था गोंडा फडणवीस। पार्थियंस। हाँ जी, पार्थियंस। गोंडा फडणवीस। ठीक है। तो इसमें जो है इस टाइम पर इनके सन अगस्टस नाम के जो है एक सेंट आए थे, अगस्टस। इनके टाइम पर, पार्थियंस के टाइम पर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट घटना ये थी। सबसे महत्वपूर्ण राजा थे ये इस टाइम के। इनके बारे में आप पढ़िएगा।
और उसके बाद में इन्वेजन हुआ शकों का। शक, रुद्रदामन was the most important king of the Shak. शक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है, कल्चरलाइजेशन। कल्चरलाइजेशन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरलाइजेशन, शकों ने कल्चरलाइजेशन किया। कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपने सामने वाले के कल्चर को इजीली अडॉप्ट कर लिया तो उसे जीत लिया आपने। कल्चरलाइजेशन, रिलीजन तो फिर भी एक छोटी चीज है, कल्चर तो बहुत बड़ी चीज है। पता है ना रिलीजन से बड़ा क्या है? पंजाब का मुसलमान और बंगाल का मुसलमान एक नहीं है, समझ रहे हैं? और पंजाब का हिंदू और बंगाल का हिंदू भी एक नहीं है। ये कल्चरलाइजेशन है। तो शक स्पेसिफिकली रुद्रदामन कल्चरलाइजेशन के लिए जो है जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप बहुत अच्छी तरह से शासन करना चाहते हैं तो दो चीजों को कंट्रोल कर लीजिए, दो चीजों को अपना बना लीजिए। नंबर वन, द प्रीस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, पुरोहित वर्ग, वो आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और नंबर टू, जनता। और दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? रिलीजन से, कल्चर से। ठीक है। So if you are outsider, you will have to win the heart of the priest class and the people, mass people, for the acceptance in the mass mobilization, or the acceptance in the mass mobilization, especially when you are outsider. So Rudradaman adopted Brahmanism. Rudradaman adopted Brahmanism. Just think about Shak, a Videsi king, foreign king. Which religion adopted? Brahmanism. Rudradaman means a person who is devotee of Lord Shiva. Rudra कौन? A person who is devotee of Lord Shiva. यही है, नाम चेंज तो किया था ऑब्वियसली, मगर इतिहास के पन्नों में यही दर्ज है, रुद्रदामन। तो फिर प्रीस्ट क्लास को तो जीत लिया और आम आदमी के रिलीजियस फैक्टर को भी जीत लिया, लेकिन रिलीजन इज सेकेंडरी, इकोनॉमी इज प्राइमरी। रिलीजन में तो कुछ नहीं हो रहा। मंदिर और मस्जिद बनाने से ही जनता मान जाती तो फिर इस घर में जो है, इस पूरे देश में मंदिर मस्जिद ही होते, सड़कें कहाँ होती, फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होती। तो रुद्रदामन ने जनता का दिल जीतने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और क्या हो सकता है जनता के वेलफेयर के लिए सबसे बड़ा काम उस टाइम पर? मंदिर से कौन सा वेलफेयर हो रहा? और इरिगेशन फैसिलिटी में क्या हो?
ठीक है, कैनाल्स या फिर लेक। तो कौन सी लेक थी? सुदर्शन झील। तो रुद्र दामन रेजुविनेटेड सुदर्शन लेक, पुनरुद्धान करवाया उसका। रेजुविनेटेड सुदर्शन लेक। पुनरुद्धान। वेलफेयर एक्टिविटी है ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने। लिख लीजिए, इट वॉज अ वेलफेयर एक्टिविटी फॉर विनिंग द हार्ट ऑफ मास मोबिलाइजेशन। और जब जब जनता का किसी राजा ने दिल जीता है, जनता ने बहुत प्यार लौटाया है। जनता ही जनार्दन है। और इसीलिए शकों का जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए उस टाइम पर, जितने भी विदेशी शक्तियां भारत में आई, शकों का टाइम सबसे लंबा था। रीजन समझ गए? जनता के अंदर घुस गए वो, जनता को प्रोवाइड कराए उन्होंने अच्छे दिन। द गुड डेज, सच में कराए। समझ गए? दिख रहे थे अच्छे दिन आज जो गए उनके। ये कारण था शकों का सबसे लंबे टाइम तक रहना। शकों के बाद में दूसरे किंग, दूसरा जो डायनेस्टी आई इंडिया में, उनका नाम था कुषाण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। पोस्ट मौर्य पीरियड के प्रज्वलित दीपक हैं ये लोग, कुषाण। और कुषाण तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बेहतरीन राजा था, कनिष्क। ग्रेट के बाद में अगर कोई दूसरी श्रेणी अगर होगी तो उस श्रेणी में ये कैंडिडेट जरूर आएगा। देखो, एक बेल्ट है, उस बेल्ट को याद रखिएगा आप। हिंदुस्तान के इतिहास में बताऊंगा मैं। हिंदुस्तान में मिडिवल हिस्ट्री में कहूंगा है इस देश को, अभी मैं इसको भारत कहूंगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में इसको इंडिया कहूंगा। ठीक, तो अभी हम स्टोरी सुन रहे हैं भारत की। मिडिवल हिस्ट्री में हिंदुस्तान अल्फाज आएगा, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया। तो इस पूरे के पूरे इतिहास में एक कैटेगरी तो सबसे बड़ी कौन सी है? प्रॉफिट्स की। किसकी? बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, प्रॉफिट्स की, जो सुप्रीम है, जो हमारे आइडियल होने चाहिए। मैसेंजर प्रॉफिट्स, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, प्रॉफिट मोहम्मद, संत कबीर, रैदास, मीराबाई, अभी आएंगे, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद। दिस इज द बेल्ट ऑफ प्रॉफिट्स। संत सुप्रीम है सोसाइटी में। भगवान को नहीं देखा किसी ने, गुरु जो होते हैं वो है ये। और मिसगाइड कर दिया कैपिटलिज्म ने। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गुरु जिसके बिना भगवान को पाना असंभव है, भारत की संस्कृति के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार। वो गुरु, भगवान को देखा किसी ने? लेकिन इन लोगों को देखा है।
इसलिए गुरु बेल्ट, इसलिए ये प्रीस्ट नहीं है, ये मैसेंजर्स हैं, प्रोफेट्स हैं। ये चमत्कार तो उंगली में रहता है, इनका परीक्षण लेने चलोगे तो मुंह पर थूकने जैसा है। तूफानों को रोका था गुरु गोविंद सिंह ने, मरुस्थल के तूफानों को, अफगानिस्तान के और ये जो ईरान इराक के जो मरुस्थल से बारिश करा देते थे। और ऐसी चमत्कारिक शक्तियां थी इन सभी लोगों में थी। मिरेकल तो बहुत छोटी चीज होती है सर, प्रॉफिट के लिए बहुत छोटी चीज, बहुत। ये जो है ना, ये पूरा शरीर और इसमें जो इसका बोझ बैठा है, ये ब्रेन, मस्तिष्क, माइंड, इसके अंदर बहुत पावर होती है, बहुत। प्रॉफिट तो कोई भी बन जाएगा अगर आजमाइश हो तो, मगर पता होना चाहिए इसकी पावर का। चमत्कार छोटी चीज है बहुत, सबने किए हैं, कभी परीक्षण मत करना इनका। तो हिस्ट्री में एक बेल्ट तो ये रहेगी, खुशनसीब हो तुम कि मार्क्सवादी इतिहास भी इन्हें क्या नहीं कर पाया, रिजेक्ट नहीं कर पाया, इग्नोर नहीं कर पाया। प्रॉफिट मोहम्मद इज अ पार्ट ऑफ मार्क्सिज्म हिस्ट्री सर। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, सब पार्ट हैं ये, संत कबीर, सब पार्ट है। तो पहली बेल्ट सोसाइटी की आपको समझ में आई? हमारी सोसाइटी में सुप्रीम कौन है? प्रॉफिट्स हैं, गुरु हैं। वो गुरु जो किसको मिला, किससे मिलाते हैं? गोविंद से मिलाते हैं। और गुरु के बिना गोविंद का मिलना असंभव है, लिख के ले लेना। इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू रिलीजन इज द्विज रिलीजन, द्विज द्विज। यूपीएससी 2017, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द्विज? द्विज मीन्स डुअल। गॉड को नहीं प्राप्त कर सकते आप विदाउट किसके? गुरु के। गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको गुरु मिला उसने प्राप्त किया है। समझ में आ गई बात? बेल्ट नंबर 2, ग्रेट। हिस्ट्री की बेल्ट नंबर 2 है ग्रेट। ग्रेट, अब ग्रेट लोग, अशोका, द ग्रेट अशोका, अकबर, द ग्रेट अकबर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह। और आजादी के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्रेट। कौन? ग्रेट। सेकंड सेकंड जो बेल्ट बनेगी वो किसकी बनेगी? ग्रेट की, ग्रेट पर्सनैलिटीज। ऑफिशियली 2 तो है। अब ग्रेट के बाद तीसरी बेल्ट आएगी जो ग्रेट किसी कारण से नहीं बन पाई, बस किसी कारण से। बाकी सारे लक्षण थे उनके ग्रेट बनने के, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाई। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त,
कनिष्क, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, ये पूरी बेल्ट मॉडर्न हिस्ट्री में तो है ही। राजा राम मोहन राय ले लो, अबुल कलाम आजाद ले लो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में है, काफी लंबी चौड़ी बेल्ट है इस तरीके की। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है ऑप्टिमम किंग की। ऑप्टिमम किंग, ना अच्छा किया ना बुरा किया, प्रयास किया अच्छा बनने का, मोहम्मद बिन तुगलक टाइप की। बिंदुसार टाइप की। ये बेल्ट रुद्रदामन सब इसी कैटेगरी के लोग हैं ये। और फिर इतिहास में आती है सबसे क्रांतिकारी बेल्ट, जाहिल और बदतमीजों की बेल्ट। ठीक है, जाहिल और बदतमीजों की बेल्ट। जाहिल नंबर 1 घनानंद, जाहिल नंबर 2 औरंगजेब, औरंगजेब। जाहिल नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना। जिंदा है वो, कह लो जो कहना है तुम्हें, हमसे क्यों पूछ रहे? समझ रहे हैं? और जो जो कम्युनलिज्म का पार्ट बनेगा, ये तो पूरी बेल्ट ही है जाहिलों की, बदतमीजों की। हर जगह मिलेंगे आपको बहुत बढ़िया से। एक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बोल नहीं सकता मैं, मगर मन बहुत है। पिछले साल बड़ा विवाद हुआ था। कुषाण, कुषाण में सबसे इंपोर्टेंट राजा था कनिष्क, सबसे महत्वपूर्ण। कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा कनिष्क का है, उसने नॉर्थ इंडिया को सिल्क रूट से जोड़ दिया, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड के कॉइन्स चलाए उसने। देखिए समझिए, गोल्डन कॉइन्स सबसे पहली बार भारत में इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे। ध्यान से, गोल्डन कॉइन सबसे पहली बार किसने चलाए? इंडो ग्रीक्स ने। गोल्डन कॉइन सबसे प्योर, सबसे ज्यादा कनिष्क ने चलाए, सबसे प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गोल्ड। और उसके बाद में गोल्डन कॉइन्स बड़ी मात्रा में सबसे ज्यादा जो चले हैं वो गुप्तों में चले, गुप्ता पीरियड में। लेकिन गुप्ता पीरियड में गोल्ड में मिलावट शुरू हो गई, एडल्ट्रेशन, समझे? इसीलिए आपको यह बात समझनी है कि सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म या सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन कनिष्क ने चलाए। अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसके लिए एक वर्ड यूज है, लिख लीजिएगा लाइन, कि ये लोग भारत में आए और भारत की संस्कृति में समा गए।
भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। और जैसे ही ये संस्कृति में समाये, ये विदेशी शासकों को भारत की प्रीस्ट क्लास जनता ने भी एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमारी रिलीजियस बुक्स उसको एक्सेप्टेंस दे दें। तो कहां पर एक्सेप्टेंस दी गई है इन लोगों को? एनसीईआरटी में पढ़ा हो तो बताइएगा, कहां इन विदेशी शासकों को भारतीय शासक माना है, क्षत्रिय माना है, क्षत्रिय की श्रेणी में रखा इन लोगों को। मनुस्मृति, मनुस्मृति एक्सेप्टेड देम एज एन क्षत्रिय, एज ए क्षत्रिय। मनुस्मृति कहा कि इनका कोई भी धर्म रहा हो, लेकिन इनका जो मूल धर्म था वो क्षत्रिय था और ये भटक गए थे। ठीक है, इसी को बोलते हैं कल्चरल असेमिलेशन, संस्कृति का सम्मिश्रण, कल्चरल असेमिलेशन, सोशल असेमिलेशन। और इन लोगों ने भी हमें बहुत कुछ दिया। इनकी दी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एस्ट्रोनॉमी। क्या? और बाद में हमने इसी एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी को जन्म दिया। याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोनॉमी का नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट संहिता है गार्गी संहिता, जो इंडो ग्रीक्स की बहुत तारीफ करती है, गार्गी संहिता। और बरहामीर में इंटेलेक्चुअल एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, जो भारत के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट बना। बरहामीर किताब है, ये लिख लीजिए, एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा, एस्ट्रोनॉमी का इंटेलेक्चुअल सिद्धांत थी। गार्गी संहिता में एक वर्ड यूज किया गया है, सर्वज्ञ यवन। सर्वज्ञ मतलब जो हर जगह हो, ओमनी पोटेंट हो। सर्वज्ञ यवन, यवन मतलब ग्रीक्स, तो ओमनी पोटेंट ग्रीक्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विश्व विजेता। पूरी दुनिया पर किसका साया लग रहा है? यवनों का। ओमनी पोटेंट यवन बोला है, ग्रीक्स बोला है। ठीक। और जब ये जगह जगह गए और फैले, तो डायरेक्शन का सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म, सोर्स क्या होता है? बोलिए। दिशा देने का सबसे बेहतरीन, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की दिशा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सन बोला इन्होंने, मून बोला इन्होंने, स्काई, स्काई, पूरा आसमान। स्काई से हमें पता चलता है कि भाई क्या डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल। जैसे सन हो गया, मून हो गया, बोल रहे हो, पोल स्टार हो गया, हमेशा फिक्स रहता। ध्रुव तारा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बोलना चाहिए था। ये डायरेक्शन देगा। तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? सन, तारा, स्टार, स्टार, ये क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी।
क्या कहलाएगी? इन्होंने जन्म कर दिया। उस तरह से एस्ट्रोनॉमी का जन्म हुआ। और फिर एस्ट्रोनॉमी के थ्रू इंडिया डेवलप्ड एस्ट्रोलॉजी। इंडिया डेवलप्ड एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को और एस्ट्रोलॉजी को अलग किया आर्यभट्टा ने। लिख लीजिएगा, आर्यभट्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। हु क्लासिफाइड द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया? आर्यभट्टा। एंड गेव द प्रिंसिपल ऑफ जीरो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से समझिए इस बार। 6th सेंचुरी बीसी की सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या घटी संदीप जी? सिक्स सेंचुरी बीसी, मौर्यन से पहले। 6th सेंचुरी बीसी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? बुद्धिज्म फैला। बताइए भाई इधर। बताइए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या घटी? क्या हुआ था सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे बड़ा? महफूज आलम जी, आप। सेकंड अर्बनाइजेशन। मैंने कहा था ना, खो जाओगे आप। क्लियरिटी बहुत जरूरी होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, फ्लक्चुएशन को समझिए। सिक्स सेंचुरी बीसी की सबसे बड़ी घटना थी सेकंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब बताया था ना, सेकंड अर्बनाइजेशन की वजह से हमने बुद्धिज्म पढ़ा, सेकंड अर्बनाइजेशन की वजह से ही घुमाया। इकोनॉमी हमेशा ऊपर रखनी है, सेकंड अर्बनाइजेशन। तो 6th सेंचुरी बीसी में सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ और पोस्ट मौर्य पीरियड में जैसे ही सिल्क रूट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा नॉर्थ इंडिया, तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इसीलिए पोस्ट मौर्य पीरियड में कनिष्क का शासन, मतलब कुषाणों का शासन में अपने पीक पर होगा सेकंड अर्बनाइजेशन और इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। क्यों होगी? बता दिया आंसर। डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद, तो सेकंड अर्बनाइजेशन पीक पर पहुंच जाएगा। पीक पर, तो किसके टाइम पर पीक पर पहुंचेगा? कनिष्क, कुषाण। और जैसे ही वेल्थ होगी, वेल्थ का सबसे बेहतरीन सिंबल आज भी कौन सा है? गोल्ड। क्या है? गोल्ड है। कुछ लोग तो तुमने देखा होगा फेसबुक टिकटॉक वगैरह पर, तो शर्ट तक जो है गोल्ड की पहन ले रहे हैं। कई कई किलो सोना रहता है उनके। महिलाएं सोना क्यों पहनती हैं? इससे उनका स्टेटस चमकता है। खूबसूरती तो है ही है, लेकिन क्या चमकता है? स्टेटस, वेल्थ। तो वेल्थ का पहले भी आज भी सबसे बड़ा सिंबल क्या है? गोल्ड। इसीलिए कुषाण और उसमें भी कनिष्क के टाइम में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा गोल्ड के कॉइन चलेंगे। सिक्के गोल्ड के चल रहे हैं, सोच के देखिए क्या इकोनॉमी रही होगी साहब। यहां कागज के चलवा रहे हैं।
आज की डेट में वर्चुअल हो गई करेंसी। किस चीज के चले हैं इस देश में सिक्के? सोने के। आप सोचिए कि एक आम आदमी भी कौन से कॉइन्स रख रहा है? सोने के सिक्के रख रहा है। तो पीक पर पहुंच गए हम अपने सिल्क रूट की वजह से। और पोस्ट मौर्य पीरियड में लिखिएगा इसी में ही, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये गोल्डन ईयर है, गोल्डन एरा माना जाता है। देखिए फॉरेन एंड ट्रेड का गोल्डन एरा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा है। आर्ट में क्या था? स्तूपाज बनाए इन्होंने, चैत्य बनाए, गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट का जन्म हुआ, अमरावती आर्ट। आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, क्लासेस देंगे आर्ट एंड कल्चर की बिल्कुल अलग हिस्ट्री के बाद में। फिलहाल के लिए तो आप एनसीईआरटी पर कमांड बना लो। ठीक है। कल्चर की बात की जाए तो कल्चर के 4 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लिख लीजिएगा। पहला फैक्टर होता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दूसरा फैक्टर होता है रिलीजन, तीसरा फैक्टर होता है लिटरेचर, और चौथा फैक्टर होता है फाइन आर्ट्स। रिलीजन, तो पोस्ट मौर्य पीरियड में सबसे बड़ी घटना हमने बताई फॉरेन इन्वेजन, उसमें अलग अलग लोग बता दिए। कुषाण तक उसमें कनिष्क बता दिया, इंपॉर्टेंट फीचर बता दिया कनिष्क, गोल्ड एंड सिल्क रूट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर में ये नंबर 1 पहुंच गया, अपने पीक पर पहुंच गया। इसके बाद मैंने बताया कि जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी सेकंड अर्बनाइजेशन की, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस पर कहां पहुंच गए? पीक पर पहुंच गए, सेकंड अर्बनाइजेशन। पीक पर पहुंचेंगे, इंटरनल ट्रेड मजबूत हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड मजबूत हो जाएगा, पैडी सिस्टम जन्म ले लेगा, सरप्लस होगा, क्या इकोनॉमी होगी हमारी। और भारत का विश्व में क्या परचम लहरा होगा। ऊपर से ये विदेशी लोग हैं, और विदेशी लोग का क्या है, नेटिव को कोई नहीं भूलता। सुनीता विलियम्स ऊपर गई, ऊपर का मतलब है अंतरिक्ष में ठीक। भगवत गीता पढ़ी उन्होंने, भगवत गीता। स्पेस में हमारे से कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है उनका। हम भी ताली मार लेते, नेटिव है हमारे। हालांकि है तो यूएसए की, मगर नेटिव कहां से हैं? तो इतनी बात ही बहुत बड़ी बात है कि वो नेटिव कहां से, इंडिया से हैं। तो उनकी एक एक चीज पर हम नजर रखते हैं, इंटरव्यूज देते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में कहीं भगवत गीता पढ़ी उन्होंने, वो भी नहीं भूली अपनी नेटिवनेस। बहुत बड़ी चीज होती है ये, यही तो बोल रहा हूँ, इंडिजिनस थिंग, नेटिवनेस। तो ये लोग जब आए होंगे फॉरेन से, ये लोग जब यहाँ रह रहे होंगे, तो अपना रिलेशन इन्होंने रखा होगा वहां से जहां से आए हैं ये। अब अलेक्जेंडर कहां से आया? मकदूनिया, मैसेडोनिया। अब मैसेडोनिया से आया तो अलेक्जेंडर जब, तो एक तरीके से जो है एक चक्रोट सा बना लिया हिंदुस्तान ने मैकेडोनिया के बीच में। फिर तो जाने कितने सिकंदर आए।
रास्ता तो सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बार जो है हिंदुस्तान में सी रूट से जो आया कैंडिडेट, उसका नाम था वास्को डी गामा, 1498। तो भाई एक बार आया, उसने दिखाई हिम्मत, वो था वॉरियर। अंधकार में बड़ा चला जा रहा है, कभी ना कभी तो भारत आएगा ही, मौत से खेल रहा है वो लड़का। अब वास्को डी गामा के रास्ते को जब एक बार बना लिया, उसके बाद में तुम आओ, तुमने कोई तोप चला ली गया, अब तो बन गया रास्ता, अब तो तुम चक्रोड बना दोगे उसको, खूब आना जाना हो रहा है। लेकिन उसका आना स्पेशल था, आज तक पढ़ा जाता है। पता नहीं कितने जहाज जो है इधर से उधर होते हैं पर डे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वास्को डी गामा की है। तो ये जब नेटिव लोग जब यहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे, रूल करेंगे, तो यहाँ की खासियत अपने घर पे चिट्ठी लिख के भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, भेजेंगे कि इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन मदर, स्वर्ग से कम नहीं है हिंदुस्तान, आ जाओ, हरियाली हरियाली है, बारिश भी होती है, शहद भी टपकता है, अजी दूध की नदियां बह रही हैं, शहद की नदियां बह रही हैं, सब पड़ा होगा अभी, ठीक है, समझ रहे, खुद ही दूध देती हैं गाय अपने आप, जानवर। वेल्थ है, क्या है वेल्थ, और वेल्थ की तरफ कौन नहीं आता इधर को, बात है। तो ये नेटिव लोग हैं। परचम कैसे लहरेगा, यहाँ की इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड को जाएगी, ठीक है। और तुम्हें पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ढोल और तेज बजता जाता है। हिंदुस्तान में अगर कोई कैंडिडेट पहाड़ चढ़ेगा और वो झंडा गाड़ेगा, तो पहुंचते पहुंचते ये बात पहुंचेगी कि हिंदुस्तान में तो पहाड़ों पर से उड़ जाते हैं भाई, सुना है ना आपने। तो आप सोच के देखिए, एक तो वैसी अजूबा रहा हमारा देश वेल्थ का, हर चीज का, और फिर थोड़े ढोल और भी बढ़ जाएंगे उनके। इसे कहते हैं वर्ल्ड में तूती बजना, इसे कहते हैं जगत गुरु, इसे कहते हैं विश्व गुरु। कहने से नहीं होता, हमारे दुश्मन ही हमारी तूती बजाते, हम नहीं बजाते, ये बात लिख लीजिए आप। हमारे कॉम्पिटिटर ही हमें वहां पहुंचाएंगे जहां हमें होना चाहिए। कभी यूएसए मुंह से नहीं कहता आई एम अ सुपर पावर, हम बोलते हैं ढोल बीट के यूएसए सुपर पावर है। ये बात लिख लीजिए आप, जब जब तुम्हें अपने मुंह से कहना पड़े कि तुम सुपर पावर हो, कि खाक सुपर पावर हो आप, जब जब तुम्हें अपने मुंह से कहना पड़े कि हाँ हम जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, तो क्या खाक बस विश्व गुरु हो, कुछ नहीं हो आप। समझ गए? ओरिएंटेशन, पोस्ट मौर्य पीरियड का रिलेवेंस समझ जाइएगा एग्जामिनेशन में। अब तक जितना भी कुछ पढ़ाया है, वैदिक कल्चर, गौतम बुद्धा, इन सब सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूं। डीएन झा, रोमिला थापर, अभी आने वाला गुप्ता पीरियड, उससे लिंक करेंगे हम। ये इन लोगों ने गुप्ता पीरियड को रिजेक्ट कर दिया, बोले गोल्डन एरा, हाउ डेयर यू टू कॉल गोल्डन एरा टू गुप्ता पीरियड। शूद्रों को तुमने जो है एक्सट्रीम अवस्था में पहुंचा दिया, महिलाओं को बिल्कुल एक्सट्रीम अवस्था में पहुंचा दिया, ब्राह्मणिज्म की त्राही त्राही कर दी, और तुम जो है किसको सुनहरा काल बोल रहे हो, गुप्ता काल का। और तब के बाद से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, और ना पूछा जाए कि इतिहास का सुनहरा काल कौन सा है या गोल्डन एरा कौन सा है, नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहास नहीं, मार्क्सवादी इतिहास। फिर बोला इनको, बोले आर्ट एंड कल्चर में गोल्डन एरा एंशिएंट हिस्ट्री का कौन सा, पोस्ट मौर्य पीरियड।
फॉरेन ट्रेड में फॉरेन ट्रेड में सबसे बेहतरीन गोल्डन एरा कौन सा? पोस्ट मौर्य पीरियड। वो हम बताएंगे गुप्ता पीरियड में क्या है उसमें अच्छी, बस एक ही चीज सुनहरी है, वो बताएंगे। ऐसी बात नहीं है, गुप्ता पीरियड की जो अच्छाइयां हैं वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उसे पूरे को स्वर्ण काल कहना गलत है। अब जैसे कि फॉरेन ट्रेड, अगर ट्रेड की बात की जाएगी तो गोल्डन एरा कौन सा होगा? पोस्ट मौर्य पीरियड, पूरी की पूरी उसकी बात कर रहा हूं। कनिष्क खत्म हो चुका है तुम्हारा, पोस्ट मौर्य पीरियड फॉरेन ट्रेड का। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सी पूरा पीरियड रहा है, डायनेस्टी रही है? पोस्ट मौर्य। लिखिए, क्या लिखा आपने? फैक्टर्स ऑफ कल्चर के फैक्टर हो गए। तो लिखिए, पोस्ट मौर्य पीरियड की सबसे बड़ी घटना रही फॉरेन इन्वेजन। कौन सी? फॉरेन इन्वेजन, सबसे इंपॉर्टेंट घटना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोशन मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मतलब समझ गए। तीसरी सबसे बड़ी घटना रही सेकंड अर्बनाइजेशन अपने पीक पर पहुंच गया। सेकंड अर्बनाइजेशन रीच्ड एट इट्स पीक। और रिलीजन के फील्ड में बताते हैं हम, एक ऐसी शुरुआत हुई, शुरुआत बोल रहा हूं मैं। देखिए अभी बताएंगे कैसे, जो बोल रहा हूं। एक होती है शुरुआत, इनिशियल स्टेज, एक होता है उसका प्रमोशन, और एक होता है उसका पीक। ठीक है। मौर्य, पोस्ट मौर्य पीरियड में हर चीज की शुरुआत हो जाएगी, हर चीज की। फ्यूडलिज्म की शुरुआत हो जाएगी, महिलाओं के डिग्रेडेशन की शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत बोला मैंने। प्रमोशन कहां मिलेगा? गुप्ता पीरियड में हर चीज को, महिलाओं की स्थिति देनी है, ठीक है, कास्टिज्म देनी है, ये प्रमोशन बोलते हैं इसको। और पीक कहां पहुंचेगा? राजपूत पीरियड। महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि बच्चों का गला घोट कर मार दिया जाएगा पैदा होते ही। राजपूत पीरियड। कास्टिज्म अपने चरम सीमा पर होगा, राजपूत पीरियड। आगे आएगा अभी। कितना लिखा? ये घटनाएं लिखी आपने। तो रिलीजन में एक नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे इसमें कि पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या हुआ रिलीजन के साथ में, कि रिलीजन जो है वो लिख लीजिएगा, रिलीजन जो है सनातन रिलीजन से ब्राह्मणिज्म की तरफ बढ़ने लगा, ब्राह्मणिज्म की तरफ, जिसे पौराणिक ब्राह्मणवाद कहा गया है। ध्यान से ये शब्द यूज हुआ, पौराणिक। क्या है? अब पुराण जो लिखे गए वो बाद में लिखे गए, और पौराणिक ब्राह्मण धर्म का जन्म होगा अब। और पुराण में तो बस पूछो मत, 10 अवतार हैं विष्णु जी के। अब इनकी प्रिपरेशन देखना आप, प्रिपरेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, इसे कहते हैं प्रिपरेशन। वैदिक कल्चर में सनातन धर्म, हिंदू रिलीजन जो है अब बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा, लेकिन लेटर वैदिक की कुरीतियों के बाद में इस पूरी सोसाइटी में 90% रिलीजन किसका होगा? बौद्ध एंड जैन का। और बौद्ध और जैन के बीच में ये जो 6th सेंचुरी BC से लेकर पोस्ट मौर्य के एंड तक
का रास्ता रहेगा, इसमें ब्राह्मण सोए रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे यूपीएससी की। और तुम देखना, इनकी प्रिपरेशन देखना, फैन हो जाओगे आप। इस बीच में ये पुराण लिखेंगे, इस बीच में ये महाभारत लिखेंगे, इस बीच में ये रामायण लिखेंगे, हर चीज का काल्पनिक रूप देंगे, मूर्तियां बनाएंगे। और गुप्ता पीरियड में जब इसे लॉन्च करेंगे तो ये धर्म धर्म नहीं रहेगा, फिर पौराणिक धर्म बन जाएगा, पुराणों पर आधारित। ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे एंट्री दिलवाएंगे ये, और जो मूर्ति लॉन्च करेंगे ये विष्णु भगवान की, असीम सागर पर लेटे हुए, शेषनाग के ऊपर बैठे हुए और लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए, मूर्ति देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बोले अरे ये कौन आया भाई, इतना पावरफुल आदमी, हीरे जवाहरातों से जो है ढके हुए हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला पैर दबा रही हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक शेषनाग उनके ऊपर बैठा हुआ है, उनकी सेवा में, उनकी छत्र छाया में, पावर। और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज समुद्र, उसके ऊपर उन्होंने अपना विस्तार या बिस्तर बना रखा है, बेड बना रखा है। आप उस तस्वीर को देखिएगा कभी ध्यान से, कहती है वो तस्वीर कुछ। जब ये तस्वीर देखी जाएगी तो सोसाइटी में फिर वो नहीं रहेगा जो था। वो ऋग्वेदिक पीरियड का सनातन धर्म नहीं है जहां इंद्र आए थे पुरंदर करने के लिए, वरुण वरुण ये सब लुप्त हो जाएंगे। आज की डेट में किसी बच्चे से पूछ लो वरुण देवता कौन होते हैं, यूपीएससी का बच्चा ही बता पाएगा, उसमें भी 50% फेल हो जाएंगे। लेकिन उससे पूछ लो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, चाचा हैं, पापा हैं, समझ आई। प्रिपरेशन कहते हैं इसे, और सिर्फ इसे ब्राह्मण कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। समझ गए। देखिए, तो ब्राह्मणिज्म रिलीजन का क्या हुआ पोस्ट मौर्य पीरियड में, पौराणिक ब्राह्मणिज्म स्टार्ट हो गया। अभी कुछ बुराई नहीं होगी इसमें, बुराई तो गुप्ता पीरियड में निकलेगी। फीचर बता रहा हूं, बताते रहना थोड़ा सा क्या क्या समझे हो, कहानियां सुनी है या फिर कुछ नहीं सुना है। द वे ऑफ प्रेयर हमने बताया था, द वे ऑफ वर्शिप, एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, आज तक है वो, प्रार्थना करने का तरीका। सबसे पहला ऋग्वेदिक पीरियड में प्रार्थना करने का तरीका क्या था, महफूज। ऋग्वेदिक पीरियड प्रार्थना करने का तरीका क्या था, वे ऑफ वर्शिप। कैसे कोई पूजा करता था, मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, प्रेयर ही था। ऋग्वेद में हम क्या करते थे, प्रेयर करते थे। हाँ, वे ऑफ वर्शिप वाज प्रेयर, ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताइए लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, रिचुअल्स। ठीक है, आप बताइए पीछे, आप बताइए 6th सेंचुरी बीसी में वे ऑफ वर्शिप क्या था, पूजा। बौद्ध धर्म जैन धर्म सही बोल लो, क्या होता है इसमें, कोई बच्चा बताना चाहे।
मेडिटेशन, वेरी गुड, मेडिटेशन, समझ गए, ध्यान होता है इसमें। अब पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या पैदा हो गया? ब्राह्मणिज्म, द वे ऑफ वर्शिपिंग वो कन्वर्ट हुई, ब्राह्मणिज्म ने कन्वर्ट की। और ब्राह्मणिज्म ने क्या कन्वर्ट की? भक्ति। बहुत बड़ा पॉइंट है सर, भक्ति। भक्ति भक्ति भक्तो, क्या होती है भक्ति? बताइए, जल्दी बताइए, भक्ति काल भी चलेगा, भक्ति बता दीजिए जो पता हो, भक्ति क्या है? क्या लगता है क्या हो सकती है भक्ति? भक्ति होता है किसी चीज के माध्यम से उसमें लीन हो जाना। माध्यम हो सकता है संगीत, पूजा, हवन। लीन हो जाना, ये लीन हो जाना नहीं समझे हम, इसे समझाओ, कैसे लीन हो जाना? हो जाना, उसी काम को करते हुए उसे इस तरह से करना कि पूरे मगन हो जाए और अपने कॉन्शियस से उसे करें। खो जाना। दुनिया में सबसे बड़े भक्त कौन? भक्त, भक्त हिंदू धर्म में सबसे बड़ा भक्त किसे माना जाता है? प्रहलाद को सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। दुनिया में एक भक्त ऐसा है जिसे सबसे बड़ा भक्त माना जा सकता है। हमारे गांव में कहावत थी, बच गए, हनुमान। भक्तों में सबसे बड़ा भक्त कौन? हनुमान। द फिलोसफी ऑफ भक्त, हनुमान की कोई टक्कर है? किस चीज के, किसके भक्त थे वो? राम के भक्त थे। भक्त तो बहुत हुए, सीना चीरा किसी ने, और सीना चीरने के बाद अंदर तस्वीर दिखाई थी किसी की। भक्त, भक्त का मतलब क्या होता है बता दो? भक्त बताओ, भक्त, भक्त किसे कहते हैं? बिना किसी स्वार्थ के किसी की जो है सेवा करना। भक्त जो होता है ना, वो एक पूरक शब्द है, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द, अकेले कभी यूज नहीं हो सकता। भक्त के लिए देव या भगवान का होना क्या होता है? बहुत आवश्यक होता है। मेडिटेशन में गौतम बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा था कि भगवान का जो है ध्यान करना है, ये करना है, वो करना है? नहीं, लेकिन यहां किया जाएगा। यहां तुम्हारा मास्टर होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा स्वामी होना जरूरी है। इसीलिए हनुमान हनुमान इसलिए होंगे जब तक कौन होंगे? राम होंगे। और कभी भी हनुमान
राम को ओवरटेक नहीं कर सकते कभी भी। भक्त का फीचर नंबर 1 कि भक्त कभी भी किसको, स्वामी को क्या नहीं कर सकता, ओवरटेक, आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात, भक्त का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ भक्तास डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड और डिवोट। देव या भगवान पर निर्भर करता है भक्त का एग्जिस्टेंस। राम खत्म, हनुमान खत्म। समझ गए? अब फीचर है जो ये बता रही थी, जो आप लोग बताने की कोशिश कर रहे थे भक्ति को। भक्ति एक फीचर है, भक्त का फीचर है। भक्त क्या करता है? भक्ति, द फीचर ऑफ भक्त व्हाट? भक्ति। और भक्ति किसी भी चीज की, लेकिन भक्ति में कुछ सही और कुछ गलत नहीं। साइकोलॉजी में इसको फैन कहा गया है। फैन, क्या कहा गया? वो लोग कहते हैं फैन होना जो है निगेटिव थिंग है भैया। कुछ लोग कहते हैं इसकी पॉजिटिविटी भी है। लेकिन भक्त का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को, किसी कैंडिडेट को जिसको आप भक्त मान रहे हैं, ठीक है, उसकी हर चीज को नेग्लेक्ट करके उसमें रम गया। मीराबाई शादीशुदा है, शादीशुदा, लेकिन किससे प्रेम किया? श्री कृष्ण से। और उस लेवल का प्रेम किया कि लीन हो गई, मलंग हो गई। सूफी संत इतना इतना मलंग हो जाते हैं, इतना मलंग हो जाते हैं, ठीक है, अपने म्यूजिक में, कि किसे प्राप्त कर जाते हैं? अल्लाह को प्राप्त कर जाते हैं। भक्ति, भक्ति एक मार्ग है, पकड़ लो और डूब जाओ। बहुत अलग मार्ग है। अब हम एक नए मार्ग की तरफ चल रहे हैं, भक्ति का मार्ग। 3 मार्ग बताएंगे, 3 मार्ग, और 3 के बाद में चौथा मार्ग नहीं है किसी भी रिलीजन में, इस पूरे प्लानेट में। चाहे मोक्ष हो या ना हो, जन्नत हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, ये 3 मार्ग हैं श्रेष्ठता के। कोई बच्चा बता सकता है? बताया है मैंने, और नहीं बता सकते तो सुनो फिर। कौन कौन से मार्ग हैं साल्वेशन के? बताएंगे? सबसे पहला मार्ग, भूलना मत कभी भी, पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, द वे ऑफ नॉलेज। बता दें? नॉलेज जानते हैं ना? ज्ञान मार्ग, इसमें जानना होता है हर चीज को, हर चीज को, हर चीज को महसूस करना होता है कि ये क्या है, ये पत्थर क्या है, ये पंखा क्या है। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान की मदर किसे कहा था महफूज? ज्ञान की मदर बोला था कि द मदर ऑफ नॉलेज इज, द मदर ऑफ नॉलेज इज, द मदर ऑफ नॉलेज इज, द मदर ऑफ नॉलेज इज। आप वीडियोज भी नहीं देखते, आप मेरी बात ध्यान से भी नहीं सुनते। ये आपकी असफलता का पहला कारण हो सकता है। आपको मेरे पर विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो आप असफल हो सकते हो। ठीक है,
मैंने बता दिया आपको। मैं बार बार इसी चीज को कहता हूं, क्या फायदा कि बुराई नहीं है, पता है किसी चीज को मानना पड़ेगा। ये शब्द आपको याद हो जाता अगर आपको मुझ में और मेरी क्लास में इंटरेस्ट होता, आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट होता, आपको मेरी वीडियोज में इंटरेस्ट होता। ये मैंने बताया आपको। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चे जब विश्वास खोने लगे यहां पर, बच्चों को ये स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास कहीं और हो सकता है, और कहीं और विश्वास होगा तो आपको सफलता किससे मिलेगी? विश्वास से मिलेगी। आपको सफलता पढ़ने से कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। और आपको ये याद करना पड़े, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये तो पढ़ना ही नहीं था। यूपीएससी प्रिलिमिनरी की पहली क्लास दी थी मैंने, 3 C बताई थी। क्या बताई थी? क्या बताया था 3 C में? उसमें पहला अल्फाज यूज किया था मैंने, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। नॉलेज क्या है? नॉलेज है जिज्ञासा। जिज्ञासा खत्म, क्यूरोसिटी खत्म, सब कुछ खत्म, ज्ञान का वे खत्म। जितनी जिसकी क्यूरोसिटी उतना उसका ज्ञान का भंडार। बोलो ब्लू क्या है, स्काई क्या है, पानी क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, ये द हिंदू में इतना सब कुछ बवाल क्या है? क्या है? वॉट एंड वाई बोला था ना, जिंदा रहने के लिए 2 चीजें, वरना अलाइव नहीं है माइंड, मर जाएगा माइंड। 90% पॉपुलेशन का जैसे मरा हुआ माइंड। न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? क्यूरोसिटी के लिए, तसल्ली मिलती है इसे पेपर पढ़ने पर, क्योंकि ये क्यों का जवाब और क्या का जवाब देता है। नॉलेज, क्यूरोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। नॉलेज तब होगी जब क्यूरोसिटी होगी। बताया था ना आपको, सेब गिरा, हजारों लोगों लाखों लोगों के से पहले गिरा, लेकिन क्यूरोसिटी किसके अंदर थी? न्यूटन के अंदर। तो न्यूटन ने सेब गिरा तो पहचान लिया, बोले क्यों गिरा। तो नॉलेज की मदर कौन? ज्ञान की अम्मा कौन? यहां बच्चे आते हैं, साइकोलॉजिकली मैं देखता रहता हूं बच्चों के अंदर जोश होता है, जुनून होता है, पढ़ते हैं और जोश और जुनून ठंडा हो जाता है। जिस दिन जोश और जुनून ठंडा हो जाता है उस दिन बच्चा खत्म हो जाता है। फिर मैं चाहता हूं बच्चा छोड़ दे क्लास, क्योंकि उसका क्या खत्म हो गया है? जोश और जुनून क्या है? जानने की इच्छा ही खत्म हो गई तो क्या जन्माओगे तुम? जबरदस्ती पेट्रोल भरोगे? फिर तो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ज्ञान का मार्ग है पहला, और ज्ञान के मार्ग के लिए क्या चीज जरूरी है? क्यूरियोसिटी जरूरी है, अपने आप को जिंदा रखना जरूरी है। एक्सीडेंट हुआ तो हुआ क्यों? यहीं क्यों हुआ? वोट इतने आए तो आए क्यों? नहीं क्यों आए? इसे कहते हैं अलाइव माइंड, जिंदा दिमाग। जिस इंसान का हो गया वो तो बहुत बड़ा इंसान बन गया। तो पहला मार्ग बताया मैंने आपको, साल्वेशन का, ज्ञान का मार्ग, जिसमें आप हर चीज को जानने की इच्छा रखते हो। ज्ञान के मार्ग से साल्वेशन प्राप्त करने वाले पहले कैंडिडेट बने महात्मा बुद्ध।
अपने सारथी से पूछ रहे हैं, ओए ये क्या है, व्हाट इज दिस? बोले साहब बुजुर्ग आदमी है। बोले ये क्या होता है? शर्म थोड़ी ना है कुछ पूछने में? नहीं पता बुजुर्ग आदमी किसे कहते हैं? बोले ये एक अवस्था है, इसकी अवस्था में जो है सबको पहुंचना होता है। अच्छा तो मुझे भी पहुंचना होता है? अरे बाबा मुझे नहीं पहुंचना। सिंपल फिनोमिना, नॉलेज, नॉलेज के थ्रू साल्वेशन प्राप्त करना। बोले मौत क्या है? क्या है? वॉट इज द मदर ऑफ नॉलेज। और ये क्या है, क्या है, क्या है, तुम्हें सिद्धार्थ के जीवन में बार बार मिलेगा। इसीलिए द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द एनलाइटनमेंट थ्रू द नॉलेज वाज गौतम बुद्धा। नॉलेज के थ्रू आपको एनलाइटनमेंट यूपीएससी है, किसके थ्रू मिलेगी? नॉलेज के थ्रू। नॉलेज के, और नॉलेज के माता गो या पिता गो क्या है? ये शब्द वॉट एंड बाय, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। ये खत्म, चांस ही नहीं बनता आपको मिले। आपको चीजें इसलिए याद नहीं रहती हैं क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी क्या हो गई? खत्म हो गया, आपका विश्वास खत्म हो गया। अब इसे कुछ पढ़ने की, याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, समझने की जरूरत है। तो क्यूरियोसिटी समझ में, नॉलेज का रास्ता समझ में आया। आप हर चीज को जान जाओ जो भी आपके सामने है, तार्किकता के साथ, आपको साल्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। अपने आप को जान लो, कॉन्शियस को जान लो, चेतना को जान लो, धरती आकाश को जान लो, जान लो, जान, अपने आप क्या हो जाएगा? साल्वेशन। नंबर 1 क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ज्ञान मार्ग के बाद में आता है भक्ति का मार्ग। कौन सा मार्ग? भक्ति का मार्ग, जो अब हम करने जा रहे हैं। ज्ञान मार्ग में क्या हुआ? समझना है, समझना है चीजों को। और भक्ति मार्ग में समझना नहीं है, डूब जाना है, लीन हो जाना है, उसमें मलंग हो जाना है। वहां चेतना काम करती ही नहीं है। आप बार बार कह रहे थे ना चेतना चेतना चेतना, भक्ति का कोई लेना देना नहीं चेतना से। इसमें तो मलंग है, मीरा मलंग है, हनुमान मलंग है, चैतन्य मलंग है। समझ रहे हैं? बिच्छू काट लिया था किसी ने, किसी के बिच्छू काट लिया था, वो तक महसूस नहीं हुआ, इसे कहते हैं मलंग। बिच्छू के काटने तक का एहसास नहीं, तुम इतना ज्यादा डूब जाओगे किसी चीज में, है हिम्मत? इतना खेल सकते हो इस ब्रेन से, इतने माइंड से, जबरदस्ती। अरे मीरा भाई अकबर के टाइम की है सर, चमत्कारों की बात कर रहे हो आप, एविडेंस है। जबरदस्ती आना पड़ा कृष्ण को, जबरदस्ती। बोले ये महिला कौन है यार, पागल बना कर रखा है। बहुत बड़ी चीज है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। मलंग, हनुमान, चैतन्य, सूफी संत, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, तो जो बेल्ट है एक्सट्रीम की, उन्हें बुरा लग जाएगा।
तुम मरवाने की कोशिश करेंगे उनको। बोले जो चीज अच्छी है मैं अपनाऊं क्यों ना। बहुत अलग लोग होते हैं ये। तो फिर भक्ति में अपने आप को क्या करना है, सरेंडर। क्या करना है, भक्ति मार्ग समझ में आया, आ गया समझ में। तीसरा कुछ पूछना तो नहीं है, तीसरा पूछ रहे हैं। कर्म मार्ग, कौन सा मार्ग, कर्म, कर्म। अब ये कर्म मार्ग है, इसमें ना समझना है ना सरेंडर करना है। इसमें जो काम दिया है उसे पूरा करना है, करना है। सचिन तेंदुलकर खेलेगा, सुबह को खेलेगा, शाम को खेलेगा, रात को खेलेगा। जितना खेलेगा उतना ऊपर बढ़ेगा, उतना अपलिफ्टमेंट होगा। ये कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग, करत करत अभ्यास। ठीक है, रियाज, साधना, प्रैक्टिस, ये इसके मैकेनिज्म है। क्या बोला मैंने, लिख मत लेना तुम, शर्म आती है तुम लोग। कर्म मार्ग के मैंने मैकेनिज्म क्या बताया आप, ये चाहिए इसके लिए प्रैक्टिस। बहुत बड़ी चीज होती है। हजारों, पूरे मशीन के अंदर हजारों चीजें होती हैं बिगड़ी हुई। ठीक है, बताई थी कहानी एक फैक्ट्री की। एक फैक्ट्री में जो है मशीन खराब हो गई, एक इंजीनियर को बुलाया गया, बोले मशीन खराब हो गई। इंजीनियर आया, बोर्ड खोला, फटाक से देखा और वहां पर हल्की सी हथौड़ी मार दी, मशीन चालू हो गई। मैनेजर से पूछा कितना पेमेंट हुआ, बोले 50,000 रुपए हो गए, 50,000 रुपीज। तो वो कहता उससे कि एक छोटी सी हथौड़ी मारने के 50,000 रुपए, ये तो मैं भी कर लेता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्या न्याय है तुम 50,000 रुपए मांग रहे हो। तो इंजीनियर हंसते हुए बोला कि हथौड़ी मारने का तो सिर्फ 1 रुपया लिया था मैंने, हथौड़ी कहां मारनी है इसका मैंने 49,999 रुपए लिए आपसे, जो कि बहुत कम है। ये हथौड़ी कहां मारनी है ना, ये है साधना, ये है रियाज, ये है प्रैक्टिस। एक लड़की है हिमा दास, इंटरव्यू देख रहा था मैं इसका परसों। उसने बोला कि मैं जो है 100 मीटर दौड़ती हूँ इंटरनेशनल के लिए, मेरा टारगेट रहता है 200 मीटर 400 मीटर दौड़ती हूँ, मेरी जर्नी सिर्फ मिनटों में खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 4 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट। तो मुझसे कोई बच्चा पूछ रहा था कि दीदी आप सिर्फ 4 मिनट के लिए इतनी मेहनत करते हो। तो हिमा दास ने बोला बिल्कुल यही आंसर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि वो 4 मिनट को जीतने के लिए ना
मुझे 365 दिन तक मेहनत करनी होती है, तब जाकर मैं उन 4 मिनट में क्या होती हूँ, सफल होती हूँ और जीतती हूँ। यह है कर्म मार्ग। क्या है मार्ग? जब तक कर्म में प्रैक्टिस, साधना और रियाज नहीं रहेगा, तब तक कर्म में कभी सफलता नहीं मिल सकती, नेवर। क्यों? क्योंकि हम सब शूद्र हैं और हम सब काफिर हैं, यूं। और उसको बदलने के लिए हमें रियाज चाहिए, हमें साधना चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए। हमसे, हमारी बॉडी से नहीं बैठा जा रहा 5 घंटे भाई, नहीं है प्रैक्टिस, नहीं है सिटिंग। तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। हमसे नहीं उठा जा रहा सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, नहीं है प्रैक्टिस। क्योंकि शरीर किससे ग्रसित है? काफिरता से, शूद्रता से। नहीं होने देगा ये। इसका खात्मा कैसे करोगे? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस को करने के लिए साइकोलॉजी ने आपको गिफ्ट दिया, बोले 20 दिन 21 दिन कर लीजिए बस, किसी काम को अमर हो जाएगी वो चीज। फिर मैंने एक वीडियो में बोला, बहुत ज्यादा क्यों डराते हो बच्चों को? उस काम को सिर्फ और सिर्फ आप 10 दिन कीजिए, 15 दिन कीजिए, रिजल्ट आना अपने आप शुरू हो जाएगा। 21 दिन तो बहुत होते हैं सर किसी भी काम के लिए। अब देख लेना कि तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं क्या हैं और उस पर काम करना शुरू कर दो। यही कर्म मार्ग है।